अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेरामान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज दोबारा हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हमारा लेक्चर पाकिस्तान पीनल कोड से रिलेटेड है। और इस लेक्चर में मैंने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान पीनल कोड की जितनी भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैं उन तमाम सेक्शंस का अहाता करूं और साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो ये एक लेंथी लेक्चर है, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड जो है बेसिकली अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम गौर करें तो इसमें एक प्रियम्बल है, 23 इसमें चैप्टर्स हैं, लेकिन बाद में मज़ीद 2 चैप्टर्स का इसमें इजाफा किया गया है, चैप्टर 17A और चैप्टर 17B। तो अभी इसमें टोटल 25 चैप्टर्स हैं और 511 इसमें सेक्शंस हैं। 5 सेक्शंस इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं और एक चैप्टर है जिसको हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर बोलते हैं, चैप्टर 1 है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड के तारीख़ी पस मंज़र के बारे में कि ये इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है। तो दोस्तों, पाकिस्तान पीनल कोड ये 1947 में पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया और बेसिकली ये इंडियन पीनल कोड जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने नाफिज किया था। और जब अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में हुकूमत थी तो सर लॉर्ड मैकाले की सरबराही में एक कमीशन बना था और उस कमीशन का काम ये था कि वो हिंदुस्तान के लिए एक जर्नल लॉ बनाए जिसमें तमाम क्राइम्स को डिफ़ाइन किया जाए और साथ साथ उन क्राइम्स के लिए जो सज़ा है वो भी मुकर्रर किया जाए। तो सर लॉर्ड मैकाले ने अपना वो रिपोर्ट सबमिट किया और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने फिर ये एक्ट बनाया और इसका नाम रखा इंडियन पीनल कोड। और इसका जो बेसिक जो बुनियाद है, जो सर लॉर्ड मैकाले ने इसके ऊपर वो काम किया था, तो इसमें इस्लामिक लॉज़, मोहम्मदन लॉज़, इसमें ज़्यादातर वो लॉज़ शामिल हैं, कुछ इसमें लोकल्स और स्पेशल लॉज़ और कुछ स्टेट्स लॉज़ और कुछ अंग्रेज़ों के जो क़वानीन थे उसको भी शामिल किया गया है। तो ज़्यादातर इसमें मोहम्मदन या इस्लामिक लॉज़ हैं। और जब बरसग़ीर के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत थी तो जो मुसलमान किंग्स थे उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टेट्स में इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया था और इस्लामिक लॉज़ मौजूद थे। कुछ स्टेट्स में लोकल लॉज़ चलते रहे, तो ये निज़ाम चलता रहा। और जब अंग्रेज़ आए तो जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इसी तरह लोकल्स और इस्लामिक लॉज़ मौजूद है तो ये निज़ाम चलता रहा। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने बाकायदा इंडियन पीनल कोड के नाम से ये कानून हिंदुस्तान में लागू किया। और जब पाकिस्तान बना 1947 में पार्टीशन के बाद, तो इंडिया ने इंडियन पीनल कोड के नाम से उस कानून को लागू किया हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से इस कानून को पाकिस्तान में लागू किया। लेकिन बाद में पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ औक़ात में इसमें मज़ीद तरामीम किए और अभी भी इसमें वो तरामीम होते रहते हैं और इसमें कुछ इस्लामी दफ़ात को शामिल किए और साथ साथ कुछ स्टेट लॉज़ और इसी तरह लोकल लॉज़ को भी जगह दी है पाकिस्तान पीनल कोड में। और इसका नाम अभी भी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है। तो दोस्तों, ये तो था इस के बारे में जो इसका तारीख़ी पस मंज़र है और इंट्रोडक्शन है, इसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे कि ये हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है इसका बेसिक मकसद क्या है और किस तरह ये ऑपरेशन में है और ये किस तरह इसका वो है सिस्टम है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये एक जर्नल लॉ है। सबसे पहले तो आप ये बात नोट करें कि ये जर्नल लॉ ऑफ द स्टेट है और जर्नल लॉ ऑफ द स्टेट है, लेकिन ये क्राइम से रिलेटेड है। और जर्नल लॉ ऑफ द स्टेट का मतलब ये है कि ये एक जितनी भी हमारे क्राइम्स हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो ये एक्ट इसको कवर करते हैं, उन तमाम क्राइम्स को। लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्पेशल लॉज़ भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिस तरह के हमारे हुदूद लॉज़ है, मनशियात से रिलेटेड क़वानीन मौजूद है, नेब के क़वानीन मौजूद है और कुछ लोकल एरियाज़ में मतलब वहाँ पे लोकल लॉज़ है, जिस तरह मलाकन डिवीज़न में शरीयत एप्लीकेशन के नाम से क़वानीन मौजूद है। तो ये लोकल लॉज़ और जो लॉज़ हैं
स्पेशल लाज वो भी इसके अलावा मौजूद है और इसमें बाकायदा पनिशमेंट्स होते हैं और पुलिस वाले एफआईआर दर्ज रजिस्टर करते हैं। इसके बाद ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है, इसके सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि एक तो ये किसी ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है और साथ साथ उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट भी मुकर्रर करता है। ये इसकी ख़ास बात है। दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि लीगल टर्म्स को ये भी डिफ़ाइन करता है और साथ साथ जर्नल एक्सेप्शंस भी है और बाकायदा इसके ऊपर 2 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 2 जो कि लीगल टर्म्स को डिफ़ाइन करता है, जिसको हम जर्नल एक्सप्लेनेशन के नाम से जानते हैं, और एक चैप्टर 4 है जिसको हम जर्नल एक्सेप्शंस के नाम से जानते हैं, जिसमें मतलब एक्सेप्शंस है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी इस लेक्चर में। इसके बाद इसका जो टाइटल और ऑपरेशन है ये भी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इसका वो इसलिए है कि ये कानून जो है बाकी जितने भी कवानीन हैं वो उसमें ये जिक्र नहीं है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, वो सिर्फ पाकिस्तान के हुदूद के अंदर होते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो एक्सटेंट है ये पाकिस्तान की हुदूद से बाहर भी है। और इसका मतलब ये है कि अगर परस करें कोई क्राइम किसी बैरूनी मुल्क में कमिट हो जाता है, पाकिस्तान की एम्बेसी में या वहाँ पे जहाँ पाकिस्तान का प्लेग लगा हो, मतलब पाकिस्तानी कोई जहाज़ हो या मतलब कोई शिप हो, तो उसको भी इस कानून के तहत जो बंदा जुर्म कमिट करता है वो सज़ा होगी। और अगर हम डिप्लोमेटिक सोर्सेज इस्तेमाल करके उस मुजरिम को हम पाकिस्तान में ला सकते हैं और उसको सज़ा दे सकते हैं इस कानून के तहत। और पाकिस्तान का जो है मतलब इसका जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बाउंड्री है पाकिस्तान का, तो ये सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है जो नक्शे में हम देखते हैं, इसका मतलब ये है कि 900 नॉटिकल माइल्स पाकिस्तान का समंदर में ये है एरिया है, तो ये कानून इसको भी कवर करता है। इसके अलावा दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारी एम्बेसीज़ है जहाँ पाकिस्तान का प्लेग लगा हो उसको भी पाकिस्तान माना जाता है और ये कानून, इस कानून का एक्सटेंट उधर भी लागू है। इसके अलावा ये जो कानून है इसमें ये भी जिक्र है कि विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये सेक्शन 2 और 3 इस बात का जिक्र करता है। और ये सेक्शन 4 में इसका एक्सटेंशन है कि ये एक्सटेंशन इसका बड़ा वाइड है, पाकिस्तान से बाहर भी इसमें इस कोर्ट का ये इख्तियार है कि ये मतलब वो सज़ा मुकर्रर कर सकता है किसी मुजरिम के लिए। और इसके अलावा सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 5 इसको लिमिट करता है इस कानून को। सेक्शन नंबर 5 में ये बात है कि ये जो कानून है इसका जो एप्लीकेशन है ये मुल्क में मौजूद दूसरे कवानीन के ऊपर नहीं है। जिस तरह स्पेशल लाज अगर परस करें मौजूद है, मनशियात के अगर लाज मौजूद है तो फिर पाकिस्तान पीनल कोड नहीं लगेगा। इसी तरह अगर नेब के लाज है या एंटी करप्शन के बारे में कोई स्पेशल लॉ मौजूद है तो फिर ये कानून नहीं लगेगा और ये दूसरे कवानीन को बाकायदा जगह देता है, इसमें ये क्वालिटी मौजूद है। और इसी तरह अगर हमारे मतलब मिलिट्री के लॉज है जिसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे उनके अपने लॉज है वो चलेंगे। तो सेक्शन 5 में इस बात का ज़िक्र मौजूद है। तो ये तो था थोड़ा सा जर्नल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कशन की। दोस्तों इसके बाद जहाँ तक इसके डेफिनेशंस के रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है और इसका नाम है जर्नल एक्सप्लेनेशन, और ये चैप्टर 2 है जर्नल एक्सप्लेनेशन के नाम से। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि किसी भी कानून में बाकायदा एक सेक्शन होता है और इस सेक्शन को हम बोलते हैं डेफिनेशन क्लाज या डेफिनेशन सेक्शन, लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड में एक पूरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है जर्नल एक्सप्लेनेशन। और इसमें उन तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है और जो क्राइम से रिलेटेड है उन चीज़ों को डिस्कस किए गए हैं, तमाम उन चीज़ों को। और ये सेक्शन 6 से लेकर 52A तक 52A तक वो तमाम डेफिनीशंस मौजूद है। जिस तरह हमारा जर्नल क्लासेस एक्ट है तो इसी तरह ये भी काम करता है। और इसमें चंद जो अहम डेफिनीशंस है मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूँ। जिस तरह के सर्वेंट ऑफ स्टेट है, सेक्शन 14 इसको डील करता है।
तो सर्वेंट ऑफ स्टेट से मुराद वो शख्स है जो कि किसी वफाकी या सूबाई हुकूमत का मुलाजिम हो और उस पर सिविल लॉज लागू हो। सिविल जो लॉज है हमारा 1973 के जो सिविल सर्विस रूल्स है वो एप्लीकेबल हो, तो उसको हम सिविल सर्वेंट या सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहते हैं। और इसके बाद पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट से मुराद थोड़ा सा, पब्लिक सर्वेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट में डिफरेंस है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करूँ। पब्लिक सर्वेंट से मुराद ये है कि वो शख्स जो पाकिस्तान में हो और बाकायदा उनके पास पावर हो कि वो रिकॉर्ड को मेंटेन करें, गवर्नमेंट के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट करें, और इस तरह वो उनके पास पावर हो कि वो कोई हुक्म जारी करें, तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सर्वेंट। और जितनी भी हमारी मिलिट्री के कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज़ में आते हैं, ठीक है। इसी तरह जजेस हमारे पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटीज़ में आ जाते हैं। इसी तरह हमारे जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है या रेवेन्यू ऑफिसर्स है, ये तमाम पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज़ में आते हैं। और इसके अलावा तमाम वो लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको सैलरी मिले तो वो पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्वेंट कहा जाएगा। पब्लिक सर्वेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा सैलरीड पर्सन हो तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा। हमारा जो नोटरी पब्लिक होता है जो रिकॉर्ड को मेंटेन करता है वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज़ में शामिल है। इसी तरह निकाह रजिस्ट्रार जो कि एक रजिस्टर्ड को, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड को मेंटेन करता है और निकाहनामे के वो रिकॉर्ड को महफूज करता है और गवर्नमेंट के लिए उससे रेवेन्यू भी जनरेट करता है, तो निकाह रजिस्ट्रार और वो भी पब्लिक सर्वेंट है। स्टाम्प वेंडर जो स्टाम्प को मेंटेन करता है, रिकॉर्ड रखता है और उसको सेल आउट करता है, वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरीज़ में शामिल हैं। और पब्लिक सर्वेंट बेसिकली वो शख्स है जो इंडिपेंडेंटली कोई फैसला ले सकता हो, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। सिविल सर्वेंट में ये है कि सिविल सर्वेंट वो थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ है। एक तो वो बाकायदा सैलरी लेता है सूबाई या मरकज़ी हुकूमत से, सर्विस रूल्स उनके ऊपर लागू होते हैं और वो उनके पास इख्तियार नहीं होता है कि वो इंडिपेंडेंटली स्टेट की तरफ से वो कोई फ़ैसला ले सकें। जिस तरह हमारे स्कूल के अगर कोई टीचर्स है या मतलब वो दूसरे लोग हैं, पुलिस कांस्टेबल्स है, या वो सारे सिविल सर्वेंट के कैटेगरीज़ में आते हैं। तो ये एक मुबहम सी सिचुएशन है कि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिविल सर्वेंट कौन है और पब्लिक सर्वेंट कौन है। तो पाकिस्तान पीनल कोड ने उनको बाकायदा डिफ़ाइन किया है और डिस्कस है, काफ़ी सारी डिस्कशन इसके ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी ज़िक्र है सेक्शन 22 में। सेक्शन 24 और 25 में डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटली के बारे में ज़िक्र है कि डिसऑनेस्टी क्या है, फ्रॉड क्या है। इसी तरह वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में भी इसमें ज़िक्र है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो क्या चीज़ है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद मतलब अगर आपके पास करेंसी है, 1000 रुपये का परस करें नोट है, तो ये आपकी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। आपके पास कोई स्टाम्प पेपर है जिसके ऊपर मतलब कोई एग्रीमेंट वगैरह है, ये भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका कोई राइट या कोई टाइटल क्रिएट करता है, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी के ज़मरे में आते हैं। और अगर कोई बंदा इसको डैमेज करे, ख़राब करे, तो बाकायदा पाकिस्तान पीनल कोड में उसके लिए सज़ा मुकर्रर है। और जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसके अलावा ऑफेंस को भी डिफ़ाइन करता है पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 40 में, और बड़ा आसान डिफिनीशन है कि वो क्राइम या ऑफेंस वो है जो स्टेट ने मना किया हो और स्टेट ने इसको इल्लीगल करार दिया हो, तो इसको हम ऑफेंस बोलेंगे। इसके अलावा लोकल लॉज का भी इसमें ज़िक्र है सेक्शन 42 में कि लोकल लॉ क्या है, जो एक महदूद इलाक़े के लिए कोई कानून मौजूद हो। जिस तरह मलाकन डिवीज़न में शरीयत एप्लीकेशन के नाम से कानून मौजूद है 2009 का, तो उसको हम लोकल लॉज बोलते हैं। इसके अलावा गुड फेथ को भी डिस्कस किया गया है सेक्शन 52 में। तो गुड फेथ क्या है, मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। गुड फेथ इस तरह के परस करे डॉक्टर किसी मरीज़ का ऑपरेशन करता है, तो उसका मकसद ये है कि ये मरीज़ बच जाए। मीनवाइल उस मरीज़ की डेथ वाक़या हो जाती है, तो इसमें डॉक्टर का जो किरदार है, डॉक्टर ने तो गुड फेथ में काम किया, लेकिन बाद में वो बंदा अदालत में जाता है, इसके जो वरसा है और केस करते हैं
और आप अगर उनके वकील हैं तो आप जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करेंगे, आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि उस डॉक्टर साहब ने जो काम किया है गुड फेथ में किया है। और अगर आप लोगों ने अगर वकील है और आपने गुड फेथ को साबित किया तो वो डॉक्टर साहब उस सज़ा से बच जाएंगे, उसको सज़ा नहीं होगी, तो उसको गुड फेथ कहा जाता है। पाकिस्तान पिनल कोड ने इसको भी जगह दी है। और इस तरह 52A है हर्बर। हर्बर का मतलब ये है कि जब किसी मुलजिम को कोई बंदा पनाह दे, अपने पास उसको रख के, उसको खाना खिलाए, अपने पास उसको रख के और छुपाए, तो उसको हर्बर 52A इसको डिफ़ाइन करता है। हर्बर के नाम से हम इसको जानते हैं। लेकिन इसके सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं। मियाँ अपनी बीवी को पनाह दे सकता है और इस तरह बीवी अपने मियाँ को, अपने शौहर को पनाह दे सकती है। ये 2 एक्सेप्शंस हैं, ये जुर्म नहीं हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी मुजरिम को वो पनाह दे, चाहे वो इश्तिहारी है या जो भी मुजरिम है, उसको पनाह दे, तो कानून की नज़र में वो एक जुर्म है और उसको बाकायदा उस शख्स को सज़ा होगी। तो ये मुख्तलिफ़ सेक्शंस है, छोटे छोटे डिफिनीशंस है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इसके अलावा और भी है। इसके अलावा एक सेक्शन है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉमन इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन जो है ये कॉमन ऑब्जेक्ट भी हम इसको बोलते हैं 149 में। ये दोनों कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन ये दोनों रिलेटेड है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन तकरीबन रिलेटेड है। तो कॉमन इंटेंशन ये कि फ़र्ज़ करे कोई बंदा कत्ल कमिट करता है तो उस कत्ल में बहुत सारे और भी लोग शामिल अगर हैं और उन्होंने आपस में मतलब कॉन्स्पिरेसी की है या मतलब कोई प्लानिंग की है और उस बंदे को इंस्टिगेट किया है कि आप ये कत्ल करें, तो पुलिस वाले उस FIR में सेक्शन 34 का ज़िक्र करेंगे और सेक्शन 34 लगाएंगे। और इसमें फिर ये है कि इसका जो दायरा इख्तियार है पुलिस का वो बढ़ जाता है और उसमें वो मज़ीद लोगों को वो इंटरोगेट कर सकते हैं। अगर जुर्म साबित हो जाए तो उन तमाम लोगों को सज़ा मिलेगी और वो जो लोग हैं वो कॉमन इंटेंशन के ज़मरे में आएंगे। और इसके बाद ये 149 जो मैंने बता दिया है कि सेक्शन 34 का ताल्लुक़ 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ है, तो वो बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये तो था जर्नल एक्सप्लेनेशंस के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ बात की। इसके अलावा सेक्शन 53 से 75 तक पाकिस्तान पिनल कोड मुख्तलिफ़ पनिशमेंट्स का ज़िक्र करता है और पनिशमेंट जो है उसका ज़िक्र भी करता है, साथ साथ पनिशमेंट का जो तरीक़ाकार है, जो सज़ाएँ हैं अदालतों में वो किस तरह मिलेंगे, इसमें कमी बेशी किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें मौजूद है सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक इसको डिस्कस किए गए हैं इन तमाम चीज़ों को। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है इसका सेक्शन 53 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन 53 10 तरह की सज़ाओं का ज़िक्र करता है। मैं उन तमाम सज़ाओं के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले इसमें बात है क़िसास की, फिर दियत है, फिर अर्श है, फिर दमान है, फिर ताज़ीर है, फिर डेथ पेनल्टी है यानी सज़ाए मौत है, फिर उम्र क़ैद है, फिर क़ैद का ज़िक्र है जिसमें 2 तरह का है कि एक रिगोरस है और एक सिंपल क़ैद है। और इसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी ज़ब्त की जायदाद और आखिर में फ़ाइन या जुर्माना है। तो ये 10 तरह के सज़ाएँ हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं और पाकिस्तान पिनल कोड में इसका ज़िक्र मौजूद है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे क़िसास। क़िसास ये एक इस्लामी सज़ा है और इसका मतलब ये है कि बदला लेना। तो जिस शख्स ने कोई जुर्म किया है, मतलब अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो उसके बदले में उस शख्स को कत्ल किया जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि वो बंदा ख़ुद बदला नहीं लेगा, ये ज़िम्मेदारी स्टेट की है कि वो उस शख्स के लिए बदला ले ले। और इसी तरह अगर किसी ने किसी को ज़ख्मी किया है तो उस शख्स को जिसने दूसरे शख्स को ज़ख्मी किया वो भी ज़ख्मी किया जाएगा या उस ज़ख़म के बराबर उसको सज़ा मिलेगी, तो इसको क़िसास बोलते हैं। इस पाकिस्तान पिनल कोड में एक वो क़वानीन कुछ मौजूद नहीं है जिसको हुदूद लाज़ हम बोलते हैं, बाकायदा वो बाद में अभी जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में हुदूद लाज़ के नाम से 4 हुदूद ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं 1979 में। तो वो जिसमें
ज़िना और थेफ्ट और इसी तरह मुख्तलिफ़ दो और भी है, वो बाकायदा वो एक अलहदा कानून है, तो उसको हुदूद लॉज़ कहा जाता है। तो ये बेसिकली ये 3 लॉज़ है। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो सज़ा होंगी या लॉज़ जो है वो 3 कैटेगरीज़ में आते हैं। एक है हुदूद वो लॉज़ है या वो पनिशमेंट है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर की है। क़िसास वो लॉज़ है या वो पनिशमेंट है जिसको अल्लाह ताला ने तो मुकर्रर की है, लेकिन ये इसका इख्तियार दिया है वली को या विक्टिम को कि वो अपना अगर चाहे तो किसी को माफ़ करे, अगर वो चाहे तो बदला ले ले। और इस तरह ताज़ीर भी ये इख्तियार स्टेट के पास है, हुकूमत वक्त के पास है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी के लिए सज़ा मुकर्रर करे। तो अगर इसके ऊपर हम गौर करें तो सज़ाएँ या जो पनिशमेंट्स है या इसका जो तरीक़ाकार है वो 3 है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे सेक्शन 53 की कि इसके 10 तरह की सज़ाएँ हैं, तो क़िसास के तो हमने बात कर दी। इसके बाद दियत है। तो दियत क्या है? दियत वो अमाउंट है, वो कंपनसेशन है जो दी जाती है उस शख्स को जिसने कत्ल किया हो। लेकिन कत्ल की 4 किस्में हैं, कत्ल शबी अमद में और कत्ल शबी अमद में और कत्ल अमद में बाकायदा सज़ा है। इसमें डेथ पेनल्टी भी है, सज़ाए मौत भी है और 25 साल सज़ा भी है। उसमें वो दियत वाला चक्कर नहीं है। दियत की रकम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कत्ल ख़ता में और कत्ल बिस्सबब में दी जाती है, और ये बाकायदा इसका वो मौजूद है सेक्शन 323 में इसका ज़िक्र मौजूद है। और ये 30,630 ग्राम सिल्वर या इसके बराबर की मालियत, और हर साल फ़ेडरल गवर्नमेंट वो जारी करता है, मतलब अपना एक नोटिफिकेशन, और इसी नोटिफिकेशन में इसके लिए वो फ़ेडरल गवर्नमेंट मुकर्रर करती है रकम को। और आजकल 22 लाख कुछ रकम है जो दियत के लिए मुकर्रर की गई है ऑफिशियल गज़ट में, तो इसको हम दियत बोलते हैं। तो दियत की रकम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब में दी जाती हैं। इसके बाद अर्श है और दमान है, ये भी इस्लामी सज़ाएँ हैं, और जुर्माना हम कह सकते हैं कि ये एक है जो कंपनसेशन है, जुर्माना नहीं बल्कि एक कंपनसेशन है जो कि विक्टिम पार्टी को दी जाती है जब वो ज़ख्मी हो जाए। इसके बाद ताज़ीर है। तो ताज़ीर का मैंने ऑलरेडी ज़िक्र किया कि ये स्टेट की तरफ से जो स्टेट सज़ा मुकर्रर करे इसको ताज़ीर कहते हैं। और डेथ पेनल्टी है, पाकिस्तान में फांसी की सज़ा है। इस ताज़ीर भी दी जा सकती है और क़िसास भी, तो उसको हम ताज़ीर बोलते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे उम्र कैद है, और उम्र कैद का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा हमेशा कैद में रहेगा, बल्कि उम्र कैद का मतलब है या तो 25 साल, और 25 साल का फिर मतलब ये है कि 25 साल जब सज़ा हो जाए इसको हम उम्र कैद बोलते हैं। तो फिर इसमें भी कटौती होती रहती है, और बाकायदा जो हमारे सदर पाकिस्तान है या गवर्नर्स है उनके पास इख्तियार है कि वो ईद के दिनों में या मतलब 14 अगस्त पे उनको जो कैदी है उनके सज़ाएँ वो मुआफ़ करें। तो अगर नॉर्मली इस तरह है कि अगर परस करे कोई मर्द है तो उनकी जो उम्र कैद है वो 17 साल वो नॉर्मली गुजार लेते हैं, अगर औरत है तो वो लगभग 14 साल उसको गुजारने पड़ते हैं कैद में। इसके बाद ये जो इम्प्रिजनमेंट में इसकी 2 किस्में के रेगुलस और एक है सिंपल। तो रेगुलस से मतलब ये है कि ये कैद बामुशक्क़त है, और जब जज साहब अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि ये मुलजिम कैद बामुशक्क़त काटेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जेल में काम करेगा और मुशक्क़त करेगा, मेहनत करेगा, लंगर वगैरह में काम करेगा, और जब जेल में होगा तो वो जो जेलर है, जेल सुपरिटेंडेंट, उनसे वो काम ले सकता है। तो इसको बोलते हैं कैद बामुशक्क़त। और सिंपल अगर है तो इसमें वो काम नहीं करेगा, वो उसके ऊपर वो सख्ती नहीं होगी। इसके बाद 9वें नंबर पे ज़ब्त की जायदाद है जिसको हम प्रोपेचर ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये बाकायदा प्रॉपर्टी जो है वो अगर बंदा कोई जुर्म करता है तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसकी जायदाद ज़ब्त की जा सकती है। साथ साथ जुर्माना भी है, सेक्शन 1052-53 सब सेक्शन 10 में जुर्माने की रकम है। तो ये ज़ब्त की जायदाद, प्रोपेचर ऑफ प्रॉपर्टी और जुर्माना, ये इसके जो पैसे हैं ये बाकायदा सरकारी ख़जाने में जमा होते हैं और ये स्टेट के खाते में जाते हैं। और जहाँ तक दमान, दियत और अर्श का ताल्लुक़ है तो ये पैसे वली या विक्टिम पार्टी को मिलते हैं। इसके बाद सेक्शन 54 है। सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में है, यानी अगर किसी मुलजिम को सज़ा हो जाए
तो पाकिस्तान पीनल कोड में इस बात का जिक्र मौजूद है कि उस सज़ा में कमी हो सकती है अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे या सूबाई हुकूमत चाहे तो। लेकिन अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो कत्ल की सज़ा में कमी नहीं हो सकती है जब तक उस जो बंदा फोत हुआ है उसके वारसान अगर राज़ी ना हो। और इस तरह उम्र कैद में भी कमी बेशी हो सकती है। ये सेक्शन 25 सेक्शन 55 उसको डील करता है उम्र कैद में। तो सेक्शन 55 रिलेटेड है उम्र कैद में कमी से रिलेटेड। इसी तरह सेक्शन 25A है जो बाद में ऐड किया गया है, और 55A जो है ये बेसिकली सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो सज़ा को कम्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ सज़ा को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर परस करे किसी को सज़ाए मौत की सज़ा हुई है और वो बाकायदा सेक्शन 25A और आर्टिकल 45 के तहत, जो पाकिस्तान का हमारा आईन है, इसके तहत वो एक रहम दरख्वास्त दे दे सदर पाकिस्तान को, तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि उस सज़ा को वो ख़त्म भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये 55A में इस बात का ज़िक्र है। इसी तरह सेक्शन 63 है। सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फ़ाइन के बारे में रिलेटेड है, और इसमें यह है कि जब जज साहब जुर्माने के बारे में कोई ऑर्डर पास करेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अमाउंट ना हो, मुनासिब ऑर्डर करें ताकि वो जो बंदा है वो उसको पे कर सके। तो सेक्शन 63 में इस बात का ज़िक्र है, इसलिए कि ये पुराना कानून है और बार बार में इसमें तो तरमीम नहीं हो सकती है, तो जुर्माना तो रकम तो बढ़ जाती है और मतलब इसी तरह एक सिलसिला चलता है। तो इसके लिए कोई मुकर्रर नहीं है, लेकिन इसमें इसका ज़िक्र मौजूद है कि सेक्शन 63 में कि जुर्माने की जो रकम है ये मुनासिब हो और ज़्यादा ना हो। इस तरह सेक्शन 73 है। 73 कैदी तन्हाई से रिलेटेड है, और जब जज साहब ऑर्डर पास करेंगे तो जब अगर वो चाहे तो कैदी तन्हाई के वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी जो कैदी तन्हाई है। और कैदी तन्हाई क्या है? कैदी तन्हाई ये है कि जब कोई मुजरिम है जिसने कोई सख्त जुर्म किया हो तो जज साहब जब ऑर्डर पास करते हैं तो साथ साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या कैदी तन्हाई का भी जिक्र करते हैं, और इसके बाद जो जेलर है वो उस मुलजिम को एक सेल में बंद करते हैं। और इसमें इस कानून में ये जिक्र मौजूद है कि 3 महीने से ज़्यादा कैदी तन्हाई की सज़ा नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन 75 है, सेक्शन 75 है, और इसमें यह है कि जज के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई मुजरिम है और उसने प्रीवियसली कोई जुर्म किया हुआ है, वो कन्विक्टेड है ऑलरेडी, तो वो 1/4 तक उसकी सज़ा को बढ़ा सकते हैं। और ये इख्तियार है अगर अदालत चाहे तो सज़ा को ज़्यादा कर सकते हैं। परस कर एक बंदे को 15 साल सज़ा हुई है और प्रीवियसली वो कन्विक्टेड है, तो उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर जज साहब उसको 20 साल की सज़ा भी देने का वो उनके पास इख्तियार है। तो दोस्तों ये था आज हमारा टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ पाकिस्तान पीनल कोड्स के रिलेटेड डिस्कशन, इसके ऊपर मैंने लोगों के साथ डिस्कस किया। और ये जो बाकी इसके लेक्चर्स हैं 3 मज़ीद इसके पार्ट्स हैं वो भी आप लोग वॉच करें, देखें। साथ साथ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।